स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का बायोलॉजी, पूरा बायोलॉजी देखेंगे। जितना भी बायोलॉजी में चैप्टर है सभी चैप्टर का एमसीक्यू, बस एक वीडियो काफ़ी है। पूरा बायोलॉजी का जितना भी क्वेश्चन रहेगा 13 क्वेश्चन रहेगा बायोलॉजी का, 13 में 13 सही करना है अगर, तो पूरा वीडियो को आज का देख लीजिए और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है एमसीक्यू के लिए। उसके बाद कल आज ही शाम तक आपको सब्जेक्टिव भी दे देंगे, ठीक है। फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स का भी एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए हैं। केमिस्ट्री का कुछ चैप्टर शायद बचा हुआ है, तो वो अभी अब वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो लगातार 2-3 वीडियो मिलेगा, वो सब वीडियो को देखिएगा और इधर उधर तांग झाँक करने की ज़रूरत नहीं है। 40 में 40 नंबर 100% है कि एमसीक्यू में आ जाएगा, क्योंकि अभी तक जितना भी सब्जेक्ट बताएं, जितना भी सब्जेक्ट हुआ सभी का बहुत अच्छा कमेंट आया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया कि सभी ने कहा कि 40 में 40, बहुतों का कहा कि 40 का 40 सही है, 40 में 40 पूरा, किसी ने कहा 35 सही है, 36 सही है। तो बहुत खुशी होती है कि चलो मेहनत किए हैं अगर एक साल आप लोगों के पीछे, तो वो मेहनत बेकार नहीं गया। तो इसी तरह और भी जो भी बचा हुआ एग्ज़ाम है उसको अच्छे से दीजिए। सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा यही होगा मेरे लिए, बाकी सब कुछ तो यहाँ दे ही रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, स्वयं स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए कौन सा आवश्यक है? अच्छा कमेंट करिएगा। अगर सुबह में चाहिएगा 6 बजे, सुबह है 6 बजे से भी पहले हो सके तो 5:30 बजे, 5:30 बजे अगर उठ जाते हैं, एग्ज़ाम में उठना चाहिए, तो हम लाइव क्लास लेंगे सुबह में 5:30 बजे, ठीक है। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण यानी जो अपना भोजन खुद बनाता है, जैसे पेड़ पौधे, तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत पड़ता है, जल का भी, क्लोरोफिल का भी, सूर्य का प्रकाश का भी। तो तीनों का तीनों सही लग रहा है, तो क्या कर देंगे? इनमें से सभी, चौथा ऑप्शन टिक कर देना है। विषमपोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है? यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। विषमपोषी जो है, जो दूसरों पर डिपेंड करता है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किस पर डिपेंड है? किस पर? हरे स्वपोषी पौधों पर डिपेंड है। जैसे इंसान पौधों पर डिपेंड है। कोई जीव जंतु कहिएगा शेर तो पौधों को नहीं खाता है, तो ये कैसे पौधों पर डिपेंड है? तो वो भी पौधा पर डिपेंड है, क्योंकि शेर जिस चीज़ को खाता है वो तो पौधा खाता है। हिरन, बकरी या बाकी जानवर वो सब पेड़ पौधे खाते हैं। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वो जानवर नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेंगे तो वो खाएगा क्या? तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसी को कहा गया। कोई डायरेक्ट पेड़ पौधा को ही खाता है, कोई इनडायरेक्ट, यानी पेड़ पौधा को कोई जीव खाया, उस जीव को फिर अगला जीव खा गया। तो इनडायरेक्टली वो पेड़ पौधा पर ही डिपेंड है। निम्नांकित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? अमरबेल, कवक, अमीबा। किस में होता है स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद बनाता है? तो आम में अपना भोजन खुद बनाने की कैपेसिटी है पौधों में, है ना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। कहाँ से ऑक्सीजन निकलता है? तो H2O, जल से टूट करके ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। तो जल से पहला ऑप्शन होगा। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का लास्ट उत्पाद जो बनता है उसको ग्लूकोज कहते हैं, C6H12O6, है ना, ग्लूकोज। निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं बनता? तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लगता है प्रकाश संश्लेषण, बनता नहीं। बनता क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन छोड़ता है पेड़ पौधे, उसी ऑक्सीजन को तो इंसान, जीव जंतु लेते हैं श्वसन के तौर पर, है ना। तो क्या नहीं बनता, क्या उत्पाद नहीं होता? तो कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है। अगला है, रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है। रंध्र होता है पत्तों में, है ना, छोटे छोटे छिद्र होता है, तो उसका खुलना और बंद होना किस पर निर्भर है? तो प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। मैग्नीशियम पाया जाता है, किस पर पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल में याद रखिएगा मैग्नीशियम पाया जाता है, पत्तों में जो क्लोरोफिल होता है। एक पादप परजीवी है। परजीवी माने दूसरों पर आश्रित है, लेकिन पादप है, पौधा है जो दूसरों पर आश्रित है। तो अमरबेल, अमरबेल क्या है? पौधा है, लेकिन ये दूसरों पर आश्रित है, दूसरे का भोजन को बनाता है, खाता है, अपने से भोजन नहीं बना पाता है। अमरबेल देखे होंगे आप, पीला पीला देखे होंगे, कोई झाड़ी सब में पीला पीला रहता है, इस तरह से पूरा लपटा हुआ, है ना, सेवई जैसा, तो उसी को अमरबेल कहते हैं। कौन परजीवी नहीं है? परजीवी नहीं मानने कि दूसरों पर आश्रित नहीं है। तो फीता कृमि, ये दूसरों पर आश्रित है। राइजोबियम, ये राइजोबियम जो है परजीवी नहीं है, ये अपना भोजन खुद बना लेता है, ठीक है। राइजोबियम जीवाणु है। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है। परजीवी पादप का फिर से उदाहरण बोला है, तो कस्कुटा भी एक परजीवी पादप है ना, जो दूसरे जीवों को खाता है। अगला है, निम्नांकित में कौन परजीवी है? परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम भी परजीवी है, ठीक है, प्लाज्मोडियम। अगला है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो प्राणी समभोजी पोषण होता है अमीबा में, ठीक है, यानी ठोस चीज़ को लेता है, उसको
क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है। अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है, तो खाद्य रिक्तिका में भोजन का पाचन करता है। किसमें, खाद्य रिक्तिका, याद रखिए। पाचन क्रिया प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है, तो आमाशय में पेप्सिन होता है, पेप्सिन। पोषण पढ़ाए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, बोर्ड में समझाए थे। पेप्सिन जो है प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन में बदल देता है, पेप्टोन में, है ना। निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, तो पीत। पीत जो होता है जिसमें पथरी हो जाता है, तो ये पीत से पीत रस निकलता है, वही भोजन को क्षारीय बना देता है, ठीक है। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, तो वसा जो है, वसा का पाचन को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं या वसईकरण। कौन इसके लिए है, तो लाइपेज। लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, अवशोषण यानी सोखने का काम कहाँ होता है भोजन का, तो छोटी आंत में होता है। और अगर जल का अवशोषण रहता बाबू, यहाँ पे जल, भोजन का अवशोषण ना रह करके जल का अवशोषण पूछता है, तो बड़ी आंत में होता है जल का अवशोषण, ठीक है, याद रखिएगा। मनुष्य में वृक्क क्या है, किडनी, है ना, एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किडनी किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है, यानी गंदगी को बाहर निकालने के लिए एक अंग काम आता है, उसी को उत्सर्जन अंग कहते हैं, ठीक है, उत्सर्जन से यह संबंधित है। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो उत्सर्जन तंत्र यानी कहा जाए तो वही वृक्क का इकाई, क्रियात्मक इकाई, तो नेफ्रॉन उसको कहते हैं। नेफ्रॉन ही इंग्लिश नाम है, हिंदी में विरिकाणु कहेंगे, ठीक है, विरिकाणु या नेफ्रॉन भी रह सकता है, तो नेफ्रॉन लगाइएगा, ठीक है। कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनने में कौन मदद करता है, कोई अंग कट गया, हाथ पैर में कट गया, तो धीरे धीरे क्या होता है, देखिए ब्लड आना बंद हो जाता है कुछ देर में। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर ब्लड आएगा, उस पर धीरे धीरे सूखेगा, तो सुखाने का काम कौन करता है, तो प्लेटलेट्स करता है, प्लेटलेट्स, है ना। तो कट जाने पर अगर ये रुधिर का यानी रक्त का थक्का जमा दिया, सुखा दिया, तो बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन अगर नस के अंदर कहीं पे अंदर में अगर सुखा दिया, प्लेटलेट्स काम कर गया और रुधिर को थक्का जमा दिया, तो उसी समय पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार देता है, ठीक है। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्न में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, तो मनुष्य और जो अन्य मांसाहारी जीव है वो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। सेल्यूलोज पौधों में होता है ना, सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं मनुष्य। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि थे, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है मनुष्य के मुख गुहा में, है ना। पौधे में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, भोजन का स्थानांतरण शॉर्टकट बताए थे, फल से फ्लोएम, फल यानी भोजन, भोजन का जो ट्रांसफ़र है वो फ्लोएम करता रही है। जल का बोलता थे, जल से, जाइलम याद रखते हैं, है ना, जाइलम। जाइलम जल का परिवहन करता है, जल को इधर से उधर करता है और भोजन को फ्लोएम करता है। आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आमाशय में पेप्सिन पाया जाता है, पेप्सिन, है ना। और बाकी एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, लेट शॉर्टकट बताए थे, कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है, ठीक है। पाचन की प्रक्रिया में वसा का इमल्सिफिकेशन या इमल्सीकरण कौन करता है, तो पीत करता है ना, वसा का इमल्सिफिकेशन पीत रस करता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन। श्वसन के माध्यम के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज, श्वसन के माध्यम के लिए बीज कौन सा, अंकुरित बीज उपयोग कराया जाता है। श्वसन वर्णक माने रंग, श्वसन हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इधर से उधर करता है, इसलिए श्वसन वर्णक कहते हैं हीमोग्लोबिन को। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा ये कोशिका द्रव में होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है। श्वसन प्रक्रिया में पाइरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, टूटता माइटोकॉन्ड्रिया में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पाइरुवेट का विखंडन यह कार्बन डाइऑक्साइड यह क्रिया होती, कौन सा कहाँ क्रिया होती है, तो कोशिका द्रव में, और कहाँ टूटता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है, तो जल और है, देखिए जल से जाइलम बोले थे, जाइलम, है ना। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पाइरुवेट में टूटना कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है ये। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो श्वसन के दौरान निकलती है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जीव जंतु में निकलता है और ऑक्सीजन पौधों में निकलता है। तो यहाँ पे क्लियर नहीं दिया है कि पौधों में श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो निकलता तो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर मनुष्य का कहे तो, और पेड़ पौधा कहे तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है। अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो अनोक्सी श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, तो एथिल एल्कोहल बन जाता है ना। इसमें से कहाँ गैसीय आदान प्रदान होता है, तो गैसीय आदान प्रदान वायु प्रकोष्ठ में होता है ना, कुपिका जिसको बोलते हैं, वायु प्रकोष्ठ या कुपिका। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा। रुधिर का जो लिक्विड वाला पार्ट है उसको प्लाज्मा कहते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो हृदय से पूरा शरीर में
रक्त को पंप कौन करता है, नीलय करता है ना, नीलय द्वारा होता है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 2 कोष्ठक होते हैं। मनुष्य के हृदय में कहे तो 4 कोष्ठक है ना। जैसे अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक, तो 4 कोष्ठक। मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है, तो 120 mmHg होता है ना। माने हृदय बीपी जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो 120 होता है और 80 है ना। 120/80 रहे तो ठीक ठाक, और उससे ज़्यादा हो गया 120 से तो हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, कम हुआ तो लो। पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो जाइलम किसके लिए, जल के लिए। तो जल के यहाँ पानी लिखा हुआ तो पानी के लिए, ठीक है। भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, भोजन को ले जाने के लिए प्रक्रम जो है, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो संवहन कहते हैं। संवहन मान ले जाना एक जगह से। पौधे अतिरिक्त जल का छुटकारा पाता है, तो अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधा छोड़ देता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है जिसके द्वारा जल को निकाल देता है, जो एक्स्ट्रा होता है उसको। क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है कहाँ, छोटी आंत में होता है क्रमानुकुंचन गति। जठर ग्रंथियों में पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है कहाँ, जठर ग्रंथि आमाशय में पाई जाती है, आमाशय पेट में। नेफ्रॉन किस क्रिया से संबंधित है, तो उत्सर्जन है ना। नेफ्रॉन जिसको वीरिकाणु लिखा हुआ था तभी, है ना। तो चलिए, ये पोषण जो था जय प्रक्रम उससे क्वेश्चन था। अब आते हैं नियंत्रण एवं समन्वय, 7वां चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, फटाफट देखते हैं। शरीर का प्रमुख समन्वय का केंद्र कौन है, तो मस्तिष्क। मस्तिष्क से ही पूरा शरीर के जो भी क्रिया होता है उसको कंट्रोल करता है, यानी समन्वय का केंद्र मस्तिष्क से। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है, तो मेडुलम बनता है ना। प्रतिवर्ती चाप मेडुलम बनता है। अगला क्वेश्चन है, रैनवियर्स गांठ कहाँ पाई जाती है, तो न्यूरॉन में पाया जाता है। न्यूरॉन में एक गांठ होता है इस तरह का, इसको कहते हैं रनवियर्स गांठ। पराग नली का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है, तो रसायनुवर्तन है। ये क्या है, रसायनुवर्तन। 3 तरह का वर्तन पढ़ाए हैं, रसायनुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन और एक और जलानुवर्तन है ना, 4 प्रकार का। तो ये अभी बीजांड वाला जो है वो रसायनुवर्तन है। जल की तरफ जड़ घूम जाता है वो है जलानुवर्तन, और डाली प्रकाश की तरफ मुड़ने लगता है तो वह प्रकाशानुवर्तन, और पृथ्वी को ये होता है तो गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं 5वां नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो शरीर का स्थिति कैसे रहे, संतुलन बनाना, वो काम करता है पश्चिम मस्तिष्क, है ना, पश्चिम मस्तिष्क। एक पादप हार्मोन का उदाहरण देना जो वृद्धि माने ग्रोथ को बढ़ाता है, तो जिबेरेलिन। जिबेरेलिन एक पौधा का हार्मोन है जो कि ग्रोथ बढ़ाता है। यौनारंभ से संबंधित एक हार्मोन कौन है, तो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है, यौनारंभ से संबंधित हार्मोन है। एस्ट्रोजन भी है, एस्ट्रोजन लड़कियों में, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन। यहाँ भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है ना। यौनारंभ में अगर लड़कों का पूछता है तो टेस्टोस्टेरोन, लड़कियों का एस्ट्रोजन, है ना। लेकिन यहाँ लड़का लड़की नहीं लिखा, बस यौनारंभ लिखा है, तो दोनों सही हो सकता था। लेकिन चलिए, बोर्ड एग्जाम आएगा तो क्लियर पूछेगा वहाँ, है ना। थायरोक्सिन के स्रावन में कौन सा आवश्यक है, तो थायरोक्सिन के लिए आयोडीन आवश्यक है। आयोडीन की कमी से थायराइड बीमारी होता है, ठीक है। एड्रेनलिन किस अंग पर सीधे काम करता है, तो हृदय पर, है ना। एड्रेनलिन हृदय से थोड़ा नीचे होता है तो हृदय पर डायरेक्ट काम करता है। कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण, यानी शुगर की मात्रा को, शुगर चीनी की मात्रा को, इंसुलिन, है ना। इसीलिए इंसुलिन की कमी होने से शुगर बीमारी हो जाता है ना, जिससे कि इंसुलिन लेना पड़ता है, इंसुलिन का इंजेक्शन द्वारा। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन कौन है, तो इंसुलिन नहीं है, थायरोक्सिन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है, साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन है। हाइड्रा में नहीं पाया जाता है, तो हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं होता, दिमाग नहीं होता उसका, ठीक है। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान जो होता है उसको सीनेप्स कहते हैं, सीनेप्स, है ना। सारा चीज़ को बोर्ड में पढ़ाएं, जो क्लास किए होंगे उसके लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन होता होगा, लेकिन जो नहीं किए हों उसके लिए थोड़ा दिक्कत होता होगा, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑक्सीन ये हार्मोन है, ठीक है। ऑक्सीन, जिसको ऑक्सीन भी लिखा हुआ रह सकता है, तो ये हार्मोन है, पादप हार्मोन। मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क क्या करता है, सोचने के लिए, हाँ, हृदय के संपादन के लिए, सही है। शरीर के संतुलन पर सब काम करता है मस्तिष्क। कुछ भी कर रहा है, हम बोल रहे हैं, मस्तिष्क बुलवा रहा है, ठीक है। भले मुंह चल रहा है लेकिन बुलवा रहा है मस्तिष्क, तो सब काम मस्तिष्क करता है। 4 सही होगा। बीजों की प्रसुप्ति भंग करता है कौन, ऑक्सीन। ऑक्सीन जो है बीजों की प्रसुप्ति भंग करता है। प्रतिवर्ती क्रिया में कौन नियंत्रण करता है, प्रतिवर्ती क्रिया को मेरुरज्जु करता है। मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच होता है मेरुरज्जु, वो प्रतिवर्ती क्रिया, यानी अचानक होने वाली क्रिया। जैसे अचानक कोनो चुभ गया तो अचानक से हाथ उठाते हैं, कोई गर्म चीज़ को छू लिया तो अचानक से हाथ हटाते हैं, तो अचानक जो क्रिया होता है उसको मेरुरज्जु कराता है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं उसी को। वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम, वृद्धि हार्मोन कौन उत्पन्न करता है, तो एंड्रेलिन। एंड्रेलिन जो है वही वृद्धि हार्मोन को उत्पन्न करता है। एंड्रोजन
एस्ट्रोजन होगा, है ना, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन लिखा हो। एस्ट्रोजन किस में होता है? तो नर हार्मोन। एस्ट्रोजन क्या है? एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, गड़बड़ लिखा हुआ है। टेस्टोस्टेरोन है नर में, मादा में एस्ट्रोजन है। तो एस्ट्रोजन अगर होगा तो मादा होगा। अनुमस्तिष्क उत्तरदायी हो, अनुमस्तिष्क संतुलन को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। तंत्रिका तंत्रिकी को इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्रिका इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन है ना, तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। एक नर हार्मोन बताना है। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, देख रही है, टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे सही है। ठीक है, बाकी वहाँ पे गड़बड़ था। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है ना, मादा हार्मोन एस्ट्रोजन है। अगला क्वेश्चन, एक मादा हार्मोन, तो मादा हार्मोन एस्ट्रोजन। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों हैं? तो अग्नाशय, इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि भी और बाह्यस्रावी दोनों हैं। इंसुलिन की कमी से कौन के कारण होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी शुगर जिसको बोलते हैं, ये होता है, शुगर बीमारी है ना। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित निम्न में से कौन नहीं नियंत्रित करता है ना? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को इंसुलिन, ग्लूकोनिन ये सब करता है, लेकिन गैस्ट्रिन नहीं करता है। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल यानी इमरजेंसी वाला। तो एंड्रेलिन हार्मोन जो है इमरजेंसी वाला है। निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया उल्टी अनैच्छिक क्रिया है ना, नहीं है यहाँ पूछा है। तो उल्टी करना, ये तो अचानक कोई जानबूझ के थोड़ी कहता है कि नहीं हमको उल्टी करेंगे, अभी जानबूझ के कोई नहीं कर सकता उल्टी जबरदस्ती। तो ये अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं जिसमें अपना कंट्रोल नहीं होता है, हो जाता है वो। ठीक है, लार आना, लार टपकना, ये भी अनैच्छिक क्रिया है। इमली देखे, कोई चीज़ देखे और लार टपकने लगता है लड़कियों का, तो अनैच्छिक क्रिया हो, चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते। दिल का धड़कना, ये भी अनैच्छिक क्रिया है। धड़कने लगता है किसी को देख के, नहीं किसी को देख के नहीं धड़कता है, मन अपने ही धड़कते रहता है। ठीक है, किसी को देखे या ना देखे। और दिल को धड़कना सोचे कंट्रोल कर देंगे, नहीं धड़कने देंगे तो नहीं धड़का तो फिर ख़त्म, जिंदगी ख़त्म। ठीक है, तो ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया है, जो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। लेकिन चबाना ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। कहेगा हमको नहीं मन करेगा, नहीं चबाएंगे, जहाँ मुँह बंद कर ले रहे हैं। तो चबाना ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक है, ये अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। चलिए 8वां चैप्टर में आते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। जनन की मूल घटना क्या है? तो जनन की मूल घटना डीएनए की प्रकृति का बनना, ये होता है। ठीक है, डीएनए बनता है, डीएनए की प्रकृति। किसी समष्टि या जीव के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया? तो अपना जीवन, अपना अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जनन करना आवश्यक है। जनन नहीं होगा तो फिर उसका अस्तित्व वहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जब डीएनए की नई प्रकृति की कोशिकी संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाता तब क्या होता है? तब कोशिका मर जाता है। ठीक है, मर जाता है वो कोशिका। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है किस में होता है? तो डीएनए का अणु होता है ना। आनुवंशिक गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है, वो किस में होता है? डीएनए में होता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कैसा होता है? तो मुकुलन होता है हाइड्रा में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो ईस्ट में भी होता है मुकुलन। ठीक है, ईस्ट या हाइड्रा दोनों में। किस में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? देखिए फिर से हाइड्रा बर ऑप्शन है, तो हाइड्रा ईस्ट दोनों लगाना है, दोनों में से जो भी रहे। ईस्ट कोशिका किस विधि द्वारा? तो वही मुकुलन द्वारा है ना, वही क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ रहा है। एकल जीव प्लाज्मोडियम किस विधि द्वारा? तो प्लाज्मोडियम जो है बहुखंडन करता है। प्लाज्मोडियम बहुखंडन विधि, बने एक के बार में बहुत टुकड़ा टूट जाता है, बहुत जीव बन जाता है। अमीबा किस प्रकार का जनन होता है? तो अमीबा में द्विखंडन होता है, 2 टुकड़ा में अमीबा टूटता है। परतन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार का जनन विधि है? तो कायिक प्रवर्धन है। परतन, कलम करना है ना, काट के डाली उली काट के जो लगाते हैं, कायिक प्रवर्धन है। ब्रायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है? तो पत्ती, ब्रायोफिल्म का पत्ता को अगर रख देंगे पानी उनी में पड़ गया तो इससे भी नया नया पौधा उग जाता है। पुंकेसर में होता है, क्या होता है? परागकण। पुंकेसर में परागकण होता है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग को बाह्य दल पुंजी है ना, बाह्य दल पुंजी कहते हैं, बाह्य दल। अगला है परागकोश में होता है, क्या होता है? परागकण होता है। ठीक, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो अंडाशय वो जब विकसित कर जाता है तो उसको फल बन जाता है उसी से। ठीक है, परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरण होना क्या है? परागन कहलाता है। परागकण का एक फूल से दूसरे फूल में जाने का परागन कहलाता है। 2 तरह का होता है, पर परागन है वो स्वपरागन। स्वपरागन एक ही फूल में अगर गया तो स्वपरागन, और एक फूल से दूसरा फूल में चल गया तो परपरागन। उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? तो द्विलिंगी फूल है, दोनों लिंग उसमें होता है, मादा नर दोनों होता है। पौधों में किस जनन अंग में बीजांड पाया जाता है? तो अंडाशय में बीजांड पाया जाता है। फिम्बरी नामक संरचना कहाँ पाई जाती है? तो फिम्बरी नामक संरचना अंडाशय में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परिपक्व
हो जाने पर अंडाशय विकसित करता, अंडाशय फल बन जाता है। निम्न में कौन मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंबवाहिनी है, शुक्रवाहिनी नहीं है। शुक्रवाहिनी नर जनन भाग है। निम्नांकित में कौन पादप का मादा जनन अंग है, भाग है? मादा जनन अंग अंडाशय है, ठीक है। भ्रूण को माँ के गर्भाशय के किस भाग में पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा से। बच्चा जो है माँ के पेट में, तो प्लेसेंटा से उसको पोषण मिलता है। निम्नांकित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? मादा जनन तंत्र का भाग गर्भाशय। गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? तो डिंबवाहिनी। डिंबवाहिनी में फिलिपियन टिप जिसको बोलते हैं उसमें निषेचन होता है। मानव गर्भ का दिन कितना अवधि का होता है? तो 270 दिन है ना। 9 महीना 9 × 27 270 दिन, ठीक है। दिन में है, यहाँ पे महीना में रहता तो 9 महीना। जनन संचरित रोग है, जनन द्वारा कौन सा बीमारी फैलता है? सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, तीनों का तीनों बीमारी हो सकता है जनन में। तो इनमें सभी मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो फिलिपियन नली में या डिंबवाहिनी जिसको बोला था। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है तो उसी मिलन को निषेचन कहते हैं, ठीक है, निषेचन। एकलिंगी फूल का उदाहरण बोला है तो पपीता एकलिंगी फूल है। निम्नांकित में कौन एकलिंगी पौधा है? पपीता है ना। निम्नांकित में कौन लैंगिक संचरण रोग है? लैंगिक संचरण रोग गोनेरिया है ना, गोनोरिया। बाकी कैंसर, टाइफाइड, कोरोना ये सब नहीं है, ठीक है। संभोग जनित रोग है तो वही संभोग जनित यानी वही जनन वाला रोग एड्स है। अंडोत्सर्ग का कारण है, अंडोत्सर्ग का एस्ट्रोजन है ना, अंडा जो करता है एस्ट्रोजन करता है। एड्स रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु माने वायरस के कारण है ना। गोनोरिया तथा सिफिलिस रोग किसके कारण है? तो जीवाणु के कारण। गोनोरिया और सिफिलिस जीवाणु से होता है, एड्स विषाणु से होता है। विषाणु मतलब वायरस, जीवाणु माने बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है? तो वृषण में है ना। शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है? वृषण में। मनुष्य में निषेचन कब होता है? तो 16वें और 18वें दिन निषेचन होता है। कौन सा दिन? 16वें दिन और 18वें दिन। 16 से 18 दिन मतलब 16 और 18 नहीं, 16 से 18, 16, 17, 18वां तीनों दिन। एक स्वस्थ स्त्री में मासिक चक्र कितने दिनों तक होता है? तो स्वास्थ्य अगर व्यक्ति स्त्री है तो उसका मासिक जो है पीरियड्स जो है 28 दिनों के अंतराल में होता है। दिए गए चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है? तो ये जो चित्र है वो दर्शाता है, ये अंडा दिख रहा है, अंडा है ना, और इससे खंडन और बहुखंडन दर्शा रहा है, ठीक है। दिए गए चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शा रहा है? तो ये मुकुलन दर्शा रहा है, मुकुलन, ठीक है, मुकुलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिक एवं जैविक से क्वेश्चन आते हैं 9वां चैप्टर। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मेंडल ने मटर का प्रयोग किया था। आनुवंशिकी के जनन किसको कहते हैं? तो मेंडल को आनुवंशिकी का पिता या जनक कहते हैं। जीन का रासायनिक संरचना क्या होता है? डीएनए रासायनिक। मनुष्य की कोशिका गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है ना, 23 जोड़ा, 12 जोड़ा लिखा हुआ है, गलत है, 23 जोड़ा है ना, 23 जोड़ा। मनुष्य के कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो वही 23 जोड़ा। देखो दोनों क्वेश्चन एक है। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र बोला है इसमें, अच्छा कोशिका में 12 जोड़ा दिया है और मनुष्य में कितने जोड़ी? 23 जोड़ी, तो 23 जोड़ा सही है, ठीक है, 23 जोड़ा। इनमें किसने सर्वप्रथम विकासवाद का सिद्धांत दिया? तो लैंडमार्क ने विकासवाद का सिद्धांत दिया। लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई का क्या नाम है? तो जीन लक्षणों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ, कुत्ते का अग्रपाद, ये सब समजात अंग है। किस स्थान को मानव का उद्भव स्थान? अफ्रीका को मानव का उद्भव स्थान माना गया है। चलिए आगे बढ़ते 14 चैप्टर ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत से क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या है? तो जूल है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा, जो खत्म नहीं हो सकता कभी, सौर ऊर्जा। निम्नांकित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो सौर ऊर्जा, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यहाँ भी कौन है? तो जैव गैस। जैव गैस भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरण माने जो खत्म नहीं हो सकता। तापीय विद्युत संयंत्र, उसमें ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो इसमें किसमें? तापीय विद्युत संयंत्र में है ना, उसमें ऊर्जा से क्या विद्युत बनाया जाता है। निम्नांकित में कौन नवीकरण ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो बायोमास संयंत्र, यानी जिससे बायोगैस बनता है, ये नवीकरण ऊर्जा स्रोत का। अनवीकरण ऊर्जा स्रोत कौन है? तो अनवीकरण माने जो खत्म होगा एक बार तो दोबारा नहीं बना सकते। कोयला खत्म हो गया तो करोड़ों साल लगा है कोयला बनने में, दोबारा नहीं बन सकता है, तो अनवीकरण ऊर्जा। निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण लकड़ी, गोबर, कोयला तीनों है, लेकिन नाभिक ऊर्जा नहीं, नाभिक अलग टाइप का ऊर्जा है, ठीक है। निम्नांकित में किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है? जीवाश्म ईंधन का तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है। भारत में बायोगैस किस नाम से प्रचलित है? बायोगैस को गोबर गैस कहते हैं भारत में। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। सौर ऊर्जा को जो विद्युत में बदल देता है, सौर सेल है ना।
सोलर सेल। सौर सेल किसका उपयोग होता है? सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है, सिलिकॉन, जो कि बहुत महंगा है ना। सौर स्थिरांक का मान क्या होता है? सौर स्थिरांक का मान होता है 1.4 किलोवाट, है ना, 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में 1.4 किलोवाट होता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र जो है नाभिक ऊर्जा कैसे? जल विद्युत संयंत्र, यहाँ ऑप्शन नहीं गड़बड़ है, नाभिक ऊर्जा दे दिया है, गलत है। जल विद्युत संयंत्र में तापीय ऊर्जा में नहीं होगा, तापीय विद्युत संयंत्र रहता तो तापीय ऊर्जा, नाभिक ऊर्जा भी नहीं हो सकता है। जल विद्युत संयंत्र में स्थितिज ऊर्जा हो सकती है, स्थितिज ऊर्जा का है कि जल स्थितिज ऊर्जा से ऊर्जा विद्युत बनाया जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो जल विद्युत संयंत्र, यह संयंत्र के निर्माण में पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है, तो पारिस्थितिक तंत्र नष्ट होता है क्योंकि डैम बड़का बांध बनाना पड़ता है इसके लिए। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उपयोगी है? तो अवतल दर्पण, है ना। सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग होता है? तो सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सब है, लेकिन नाभिक ऊर्जा सौर ऊर्जा से मतलब नहीं है इसको। पवन में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। पवन में चलता हुआ पवन से विद्युत ऊर्जा बनाया जाता है, तो गतिज ऊर्जा होती है उसमें। बहते जल में किस प्रकार की ऊर्जा होता है? तो गतिज ऊर्जा होता है। बायोगैस का प्रमुख घटक है, बायोगैस का प्रमुख घटक है CH4 मीथेन, जिसको बोलते हैं। अगला है, निम्नांकित में कौन मुख्यतः जैव गैस संगठक है? तो मीथेन, है ना, CH4 जो था वहाँ। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है ऊर्जा का? पृथ्वी पर तो सूर्य है सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो नाभिक ऊर्जा नहीं है इसका उदाहरण। पवन विद्युत जनयंत्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए, तो पवन ऊर्जा के से विद्युत बनाने के लिए पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो सीएनजी का उपयोग, हाँ, सीएनजी को खाना बनाने में किया जाता है। एलपीजी किया जाता है, बायोगैस का, कोयला का भी करा जाता है, सीएनजी गाड़ी चलाने के लिए करते हैं। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा है? सबसे अच्छा है सीएनजी, है ना। सौर पैनल में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो चांदी का उपयोग किया जाता है, चांदी धातु का सौर पैनल में। निम्न में से किस देश को पवनों का देश? डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा है, माने खत्म होने वाला? तो कोयला खत्म होने वाली चीज़ है। नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो यूरेनियम का आवश्यक है नाभिक ऊर्जा। अब यूरेनियम का खान झारखंड में कहाँ है? कमेंट करके बताइएगा। अगर यहाँ तक आए हैं तो कमेंट जरूर करिएगा कि यूरेनियम झारखंड में पाया जाता है, झारखंड और केरल में। तो झारखंड में कहाँ यूरेनियम हो बताना है। नाभिक विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो न्यूट्रॉन द्वारा होता है, ठीक है। अब आते हैं हमारा पर्यावरण में, फटाफट देखिए, ज़्यादा नहीं है। हमारा पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को, ठीक है। अगला है तापमान, वर्षा, पवन आदि पर्यावरण के का है? तो तापमान, वर्षा, ये सब पर्यावरण के भौतिक कारण है। निम्न में कौन सा मानव निर्मित पारितंत्र है? तो फसली क्षेत्र, ये मानव निर्मित पारितंत्र है। निम्न में कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र है? तो नदी को इंसान थोड़ी बनाया है, प्रकृति बनाया, तो प्राकृतिक पारितंत्र है। अगला है, ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा सरल अणुओं में तोड़ा जा सकता है, उसको जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैव निम्नीकरण है जो सड़ गल जाता है। ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाले पदार्थ, तो ओजोन परत को जो हानि पहुंचा रहा है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC शॉर्ट में कहते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि फ्रिज, AC सब में होता है, एयर कंडीशनर सब। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव अनम्नीकरण है? अनिम्नीकरण जैव सड़ता गलता नहीं, अपमार्जक, है ना। किस समूह में अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? घास, लकड़ी, प्लास्टिक, ये अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, बकरी, मानव, घास को बकरी खा गया, बकरी को इंसान खा गया आहार श्रृंखला बन गया। निम्नांकित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो कपड़े के थैले का उपयोग करना, बेमतलब पंखे ना चलाना, स्कूटर पर विद्यालय ना जाकर पैदल जाना, तो ये तीनों बहुत बढ़िया पर्यावरण मित्र है। तो आप भी पर्यावरण मित्र है तो ये तीनों का उपयोग करें, तो इनमें से सभी आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट चैप्टर, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। इससे देखते हैं क्वेश्चन। गढ़वाल के रेनी गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चिपको आंदोलन हुआ था उसमें, गढ़वाल के रेनी गांव में, इसलिए प्रसिद्ध है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वननाशक रोकना, जंगल की कटाई को रोकना। चिपको आंदोलन किनके नेतृत्व में हुआ था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के
नेतृत्व हुआ था। संपोषित विकास का अर्थ निम्न में से किसकी संपोषित प्रबंधन से है? तो संसाधनों का संपोषणीय प्रबंधन से है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बड़े बांध बनाने का लाभ नहीं है? जैव विविधता में कमी आ जाता है ना। भौम जल के संपोषण के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होगा? तो भौम जल, भूमि के अंदर का जो जल है उसके संपोषण के लिए वनरोपण उत्तरदायी होगा। यानी पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो पानी जो है ज़मीन के अंदर बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा। बंधारस एवं ताल नीचे दिए गए किस राज्य की जल संग्रह की पुरानी संकल्प, बहुत पुरानी संकल्प आए? तो बंधारस और ताल महाराष्ट्र में होता है ना, पानी को बचाने का, जल संग्रहण का एक उपाय था, पुराना उपाय। जीवाश्मी ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न अत्यधिक विषैली पदार्थ कौन है? तो जीवाश्म ईंधन को सही से नहीं जला तो उससे एक गैस निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि जहरीली गैस है। खादीन पाए जाते हैं राजस्थान में, है ना, खादीन राजस्थान में होता है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो 1985 में हुआ था गंगा एक्शन प्लान। जन भागीदारी द्वारा वन प्रबंधन का कार्य पश्चिम बंगाल में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो पश्चिम बंगाल में 1972 में प्रारंभ हुआ था। विश्व के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल समुद्र में पाया जाता है? तो 97% जल समुद्र में पाया जाता है, जो कि पीने योग्य नहीं है ना। किस धातु से नाभिक की ऊर्जा प्राप्त किया जाता है? तो थोरियम से, थोरियम। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो झारखंड में है। अब झारखंड में कहाँ है बेतला राष्ट्रीय उद्यान? कमेंट करके बताइएगा जरूर। झारखंड में, लोहरदगा में है कि कहाँ है? सरदार सरोवर बांध किस नदी में पाया जाता है? तो सरोवर बनाया गया है, पाया नहीं जाएगा, बनाया गया तो नर्मदा नदी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं, टिहरी बांध किस नदी में बनाया गया है? टिहरी बांध गंगा नदी में है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मेधा पाटकर ने किया था नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व। निम्न में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कुआं भूमिगत जल का उदाहरण है। चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1970 में। चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस गाँव से था? तो रैनी गाँव से था। विश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो विश्नोई लोग खेजरी वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और एक के लिए प्रसिद्ध है विश्नोई लोग, काले हिरन, है ना, राजस्थान के लोग हैं ये। काले हिरन के संरक्षण के लिए भी सलमान खान को नहीं छोड़ रहा है तो बाकी किसको छोड़ेगा, है ना। तो खेजरी वृक्ष और काले हिरन के संरक्षण के लिए जान लगा देते हैं विश्नोई समाज के लोग। विश्नोई लोग मुख्यतः किस राज्य के निवासी है? तो राजस्थान के। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो जीव संरक्षण हेतु दिया जाता है ना, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या है? तो वन, जैव विविधता जिसमें पाया जाता है जंगल में, है ना। तो ये रहा इतना क्वेश्चन कर लीजिए। बायोलॉजी में और कुछ क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो काम का लगा होगा तो लाइक और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और भी ऐसे ही क्वेश्चन लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।